ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके थे। व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था हमने। व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था हमने। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई न्यूक्लियस अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जा रहे थे टू गेन स्टेबिलिटी। और किस तरह से कन्वर्जन होता है वो अपन ने देखा था। हमें पांच तरह की कन्वर्जन प्रोसेस पता है। पांच तरह की कन्वर्जन प्रोसेस पता है। अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा में बीटा दो तरह के होते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। तो अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, के कैप्चर और गामा डीके। इन सब का बेसिक थ्योरी अपन ने पिछले क्लास में देखी थी, है ना। अब पिछली क्लास अगर किसी कुछ बच्चों के अटेंड नहीं कर पाए, जो भी दिक्कत थी, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास थोड़ी सी अलग है, ठीक है। चलो, यशवर्धन बोल रहा है, नहीं यशवर्धन आपकी क्लास तो अभी ऑनलाइन ही है ना। आप लोगों की क्लास तो अभी ऑनलाइन ही है, ठीक है। ओके, अब अब अपन जो आगे पिछली क्लास में पढ़ चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये समझा था कि ना न्यूक्लियस अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। जो कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है, इसका टाइम के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा है, अब ये समझेंगे अपन। आज अपन ये चीज स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए सब बच्चे, स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बताते हैं आपको। लिखिए स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखो पहले समझ लेते हैं, फिर अपन इसको आगे लिखेंगे। हमने है ना रेडियो की न्यूक्लियई, जो भी न्यूक्लियई अनस्टेबल है, इन सबको इकट्ठा करा। जो एक पर्टिकुलर टाइप का कोई न्यूक्लियई ले लिया जो अनस्टेबल था, जैसे कार्बन 14 अनस्टेबल न्यूक्लियई होता है। तो मान लो मैंने बहुत सारे कार्बन 14 को इकट्ठा करा और उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भैया कितना टाइम लग रहा है इसको एक से दूसरे में कन्वर्ट होने का। तो मैं पता चला कि हर न्यूक्लियई का डीके कब होगा, हर न्यूक्लियई का डीके कब होगा, ये रैंडम प्रोसेस है। इसको अपन है ना बता नहीं सकते, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। न्यूक्लियस कब अपने आप ही एक न्यूक्लियस से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। इसका मतलब आप कोई टाइम बता नहीं सकते। हो सकता है कि कोई एक न्यूक्लियस कई सालों तक कन्वर्ट ही नहीं हो, और हो सकता है कि जस्ट अभी थोड़ा देखना चालू करा और कन्वर्ट हो जाए, और हर टाइम पे उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ये बात समझ में आई? मतलब कि कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो दूसरे में कन्वर्ट होना चाहता है, पर कब कन्वर्ट होगा ये अपन नहीं बता सकते। उसके हर समय कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक्जेक्टली सेम है। ये बात समझ में आई? A radioactive nuclei is unstable. It tries to convert into another nuclei, but वो कब कन्वर्ट होगा ये बता नहीं सकते। हो सकता है कि कई सालों तक वो वैसे की वैसे रह जाए, कार्बन 14 ही रह जाए, वो दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो। और हो सकता है तुमने देखना चालू करा और 1 घंटे बाद कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि 2 घंटे बाद कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है 4 घंटे बाद कन्वर्ट हो जाए। एवरी टाइम वो कन्वर्ट होने की सेम प्रोबेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखिए, every nuclei, every radioactive nuclei, every radioactive nuclei has same probability of decay. Every radioactive nuclei have same probability of decay. Same probability of decay into another nuclei at every time. Every nuclei have same probability of decay into another nuclei at every time. हर समय उसकी दूसरे में कन्वर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये बताओ कि बहुत सारे न्यूक्लियस में लेके बैठ जाओ, हर एक न्यूक्लियस का सेम प्रोबेबिलिटी दूसरे में कन्वर्ट होने की, तो जितने ज्यादा मैंने न्यूक्लियस लिए होंगे उतने ही ज्यादा वो अभी टूट रहे होंगे ना। डीके होना मतलब ब्रेक होना या दूसरे में कन्वर्ट होना। तो मैं बहुत सारे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस लेके बैठ गया, तो एट अ टाइम कितने न्यूक्लियस दूसरे में कन्वर्ट हुए, वो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उनमें से उतने ही ज्यादा न्यूक्लियस अभी दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है? है ना? यशवर्धन बोल रहा है न्यूक्लियस डिड नॉट बी अनस्टेबल।
नहीं बेटा, न्यूक्लियस तो अनस्टेबल है ही, वो दूसरे में कन्वर्ट होना चाहता है, पर कब कन्वर्ट होगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, यशवंतन आपको पॉइंट समझ में आया? न्यूक्लियस अनस्टेबल तो है, इट विल कन्वर्ट इनटू अनदर न्यूक्लियस, बट किस समय वो कन्वर्ट होगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब बहुत सारे न्यूक्लियस तुमने इकट्ठा करे, तो उनमें से उतने ही ज्यादा न्यूक्लियस अभी कन्वर्ट हो रहे होंगे ना दूसरे न्यूक्लियस में, ये चीज समझो अच्छे से। If I have a lot of number of radioactive nuclei, then जितने ज्यादा मैं न्यूक्लियस लेके रखूंगा उतने ही ज्यादा न्यूक्लियस अभी दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे। हर एक की प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट होने की सेम थी, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो दूसरे में कन्वर्ट होंगे वो भी सेम, वो भी ज्यादा हो जाएगा, है ना सर? फिर भी नेट परसेंटेज तो सेम होगा ना जो अभी कन्वर्ट हो रहा हो? नहीं अंशुल, ऐसा परसेंटेज नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो कि मैं n न्यूक्लियस लेके बैठा था, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t। किसी टाइम पर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर n है, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो थोड़े से टाइम बाद देखूंगा आफ्टर dt टाइम, तो थोड़े न्यूक्लियस का नंबर कम हो जाएगा, n plus d, ये dn will be negative, dn is a negative number, is mu number of nuclei। ठीक है, n plus dn, मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ बट दिस dn is negative, मैं लिख देता हूँ साइड में dn is negative। इसका मतलब कि dn number of nuclei minus dn number of nuclei are converting into other nuclei, are converting into other nuclei, तो minus dn by dt, इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके, माइनस dn by dt, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डीके। मेरे पास कोई डाउट आया है सर? कंपलसरी नहीं है, हो सकता है कि न्यूक्लियस इज गेटिंग कन्वर्टेड प्रेजेंटली। नहीं, इसे 50 में से 20 तो 200 में से 80, हाँ आंसर बिल्कुल सही, हाँ क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिल्कुल सही गोपाल, यस। तो एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का दूसरे में कन्वर्ट होना, इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस। तो कितने ज्यादा न्यूक्लियस अभी दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये न्यूक्लियस के नंबर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है सर, इस स्टेटमेंट या रूल का कोई स्पेसिफिक नाम है? हाँ मैं बताने वाला हूँ, अभी पूरी चीज बताने के बाद बताने वाला था मैं। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ डीके का मतलब क्या है, ये समझ में आया क्या? रेट ऑफ डीके का मतलब समझ में आ रहा है क्या? मैंने माना कि एट अ टाइम n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मेरे पास जो सैंपल मैंने कंसीडर करा है उसमें n नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं तो n + d हो जाता है, फिर d इज अ नेगेटिव नंबर, तो -dn/dt ये हो जाता है रेट ऑफ डीके, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डीके। नाउ जो अभी मैं बोल रहा था, तो उसके हिसाब से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि -dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, इज प्रोपोर्शनल टू n, -dn/dt n के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ऐसा जो रिएक्शंस होती है ना जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, भाई किस रेट से, समय के साथ किस रेट से न्यूक्लियस का दूसरे में कन्वर्जन हो रहा है, इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उन्हीं के नंबर के प्रोपोर्शनल है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने केमिस्ट्री में काइनेटिक्स पढ़ लिया होता ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती जो मैं बता रहा हूँ, काइनेटिक्स में ये सब होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है रेडियोएक्टिव प्रोसेस, रेडियोएक्टिव प्रोसेस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, -dn/dt प्रोपोर्शनल टू n होता है। यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगाते हैं, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ जाती है कि -dn/dt मतलब रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू लैम्डा n, ये हमें ये इक्वेशन को कहते हैं रदरफोर्ड-स्टोडीज इक्वेशन, रदरफोर्ड-स्टोडीज लॉ। रदरफोर्ड जानते हैं आप, एंड स्टोडी, रदरफोर्ड एंड स्टोडीज लॉ, रदरफोर्ड एंड स्टोडीज लॉ।
तो ये स्पेसिफिक नाम ऐसा पूछा जा रहा था ना, तो शेक एक्स्ट्रा, दिस इज रदरफोर्ड सोडियस लॉ। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा को हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो वो लोग उसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो मैं रेट कांस्टेंट भी लिख देता हूँ, पर फिजिक्स में हमको डीके कांस्टेंट भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ देखो बिल्कुल सही। सेकंड नेम की एसओ डबल डिवाइड, सॉरी एसओ डबल डिवाइड, सॉरी, ठीक है। तो माइनस dn by dt is equal to lambda, ठीक है। रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, और लैम्डा को बोलते हैं अपन डीके कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपन आगे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो ये डीके वाले जाओ, n नीचे लाओ, तो माइनस dn by n ये हो जाएगा लैम्डा dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, है ना। मान लो t 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट है, इसी समय t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n है, लिमिट लगा दो, इंटीग्रेट कर दो। तो ऐसी इक्वेशन तो कई बार देखी आपने, देखिए क्या भाई, याद करो कि आरसी सर्किट में जो चार्ज की इक्वेशन आ जाती है dq by dt माइनस साइन के साथ, वो जो याद करो 1/rc * q होता था, है ना, बिल्कुल सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन भी आपने कई बार करा है, बस आपको चार्ज के बदले n दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस dn by n का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln n log of n, log of n में लिमिट वगैरह लगा दो, ये माइनस n में भेज दो, यहाँ पर अगर इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो आ जाएगा ln, लिमिट लगा देता हूँ n by n नॉट, माइनस n दूसरी तरफ भेज दिया मैंने, माइनस लैम्डा टी, तो e की पावर में कन्वर्ट करो इसे, n इक्वल टू हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए टाइम के साथ इक्वेशन आ गई, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की टाइम के साथ इक्वेशन आ गई। तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर टाइम के साथ धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, मैं आपको समझ में आ रहा है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर टाइम के साथ धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, जितने न्यूक्लियाई किसी समय प्रेजेंट है, कितने न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे अपन एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, व्हाट इज दिस n, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। और दूसरी तरफ टाइम, तो इसका ग्राफ अपन ने ये क्वेश्चन कई बार देखी है, वो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग टाइप का, स्टार्टिंग में नॉट रेगुलर, ठीक है। क्या है ग्राफ वगैरह समझ में आ रहा है? देखो नंबर ऑफ एक्टिव रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा आपने, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग जैसा ग्राफ है। नोट हुआ क्या यहाँ तक? वेरी गुड, डन, ठीक है। अब इस ग्राफ के साथ हमने कई चीजें पहले भी करी है, जैसे हम याद करो एक टाइम कांस्टेंट नाम की चीज डिफाइन करते थे, है ना, आरसी सर्किट में, एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते थे। वो क्या होता था, जब ये जैसे वहां पर चार्ज की इक्वेशन होती है आरसी सर्किट में, तो आरसी सर्किट में जब चार्ज कम हो रहा होता था ना, डीके ऑफ चार्ज वाला अपन जो देखा था हमने, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा था, तो ऐसी इक्वेशन आई थी, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आता था q q नॉट e की पावर माइनस t by tau। तो यहाँ 1 अपॉन टाउ जैसी चीज लैम्डा दिख रही है, 1 अपॉन टाउ जैसी चीज लैम्डा दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्विवेलेंट टाउ हो गया, तो ये वो टाइम हो जाएगा जिसपे 63% न्यूक्लियाई डीके हो गए होंगे। यहाँ पर इसका कुछ और नाम है, इसको अपन बोलते हैं मीन लाइफ, मीन लाइफ, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, मीन या एवरेज, यहाँ पर इसका मतलब कुछ और हो जाता है, नाम इसका मीन लाइफ या एवरेज लाइफ है, और 1 अपॉन लैम्डा टाइम डाल दो तो 63% न्यूक्लियाई डीके हो गए होंगे, तो 63% न्यूक्लियाई डीके,
63% न्यूक्लियस खत्म हो चुके हैं, दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ओनली 37% बचे, है ना। अब यहाँ 1/e बच जाएगा, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचेगा, n0/e बचेगा, इसको अपन मीन लाइफ बोलते हैं। मीन लाइफ क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। हाँ, अब बिल्कुल सही। अब आधा सोहम बोल रहा है यस, न्यूक्लियस का नंबर एक समय आधा भी होगा। एक समय याद करो RC सर्किट में चार्ज ज्यादा होने का टाइम पड़ा था अपन ने, तो यहाँ पर आधा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होने का टाइम क्या होगा बताओ, टाउ ln2, है ना, टाउ ln2, और टाउ की वैल्यू यहाँ पर अपन लेंगे, टाउ की वैल्यू यहाँ पर अपन लेंगे, तो टाउ ln2 टाइम मतलब 1 लैम्डा ln2 टाइम, तो एग्जैक्टली न्यूक्लियस का नंबर आधा हो जाता है। ये रेडियोएक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कब न्यूक्लियस का नंबर आधा होता है, इसको बोलते हैं अपन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ उसको t हाफ से रिप्रेजेंट करके वो हो जाता है ln2 बाय लैम्डा। ln2 की वैल्यू होती है 0.693, 0.693 बाय लैम्डा। तो में कई बार हमको ना रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस की हाफ लाइफ दे दी जाती है, तो हाफ लाइफ हमें दे दी हो तो हमको लैम्डा निकालते आ जाएगा, हाफ लाइफ से लैम्डा पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी नोट कर लो, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, मीन लाइफ का मतलब क्या है, वो ग्राफ में दिखा देता हूं मैं। 1 लैम्डा टाइम पे देखोगे जाकर तो न्यूक्लियस का नंबर यहाँ पर n0/e बचता है, 37% बचते करेंगे। अब क्वेश्चंस में आपको ना हाफ लाइफ बहुत दी जाती है, तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस की इक्वेशन को ना हाफ लाइफ के टर्म में भी बनाते हैं, हाफ लाइफ के टर्म्स में भी इस इक्वेशन को बनाते हैं। देखो n/n0 की वैल्यू क्या थी, n/n0 it was e to the power minus lambda t, e to the power minus lambda t. You can substitute that lambda as ln2/t half, so e to the power minus ln2/t half, ये अपन लैम्डा को लिख सकते हैं, ठीक है। अब e की पावर में ln2 है तो उसको अपन 2 बना सकते हैं, है ना, थोड़ा सा उसको अरेंजमेंट अपन को करना पड़ेंगे, तो जब तुम थोड़ा सॉल्व करो मुझे तो लगता है कि ये आप कर पाओगे, और ये आ जाएगा हाफ टू द पावर t/t हाफ, हाफ टू द पावर t/t हाफ। कैसे, ये माइनस माइनस बाहर ले जाओ तो t/t हाफ और ln2, v की पावर ln2 2 जाएगा, तो 2 की पावर माइनस t/t हाफ मतलब 1/2 की पावर t/t हाफ, ठीक है। ये पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का अपने जो इक्वेशन थी उसको t हाफ के टर्म्स में निकाल दिया, t हाफ के टर्म में निकाल, ये टर्म में आ रही है इक्वेशन हाफ टू द पावर t/t हाफ, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन जैसे आते हैं वो हमको बोल देते हैं कि यार 4 हाफ लाइफ हो गई है, अब न्यूक्लियस का नंबर कितना बचा होगा, या 5 हाफ लाइफ हो गई या 6 हो गई, मतलब कि कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, तो आफ्टर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ कितना न्यूक्लियस का नंबर बचा होगा, ऐसा पूछ लेते हैं हमसे। तो बहुत इजी हो गया हमारे पास ये इक्वेशन अगर आ गई तो, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो गए। वो हमको बोल देंगे मान लो 4 हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियस बचे होंगे, तो 4 हाफ लाइफ के लिए इस t को रख देंगे 4 हाफ, 4t हाफ अपॉन t हाफ, दिस विल बिकम 4, तो 1/2 की पावर 4 मतलब कितना आ जाएगा, आई थिंक 1/16 आ जाएगा, तो n/n0 इज 1/16 और n हो जाएगा n0/16, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे ना आसानी से, कितने न्यूक्लियस बचेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ के बाद, कितने न्यूक्लियस का डीके हो गया, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हो, कितने न्यूक्लियस डीके हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, कितने न्यूक्लियस दूसरे में कन्वर्ट हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, शुरू में कितने थे माइनस, अभी कितने हैं, अभी है n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, इसका भी टाइम के साथ कभी-कभी रिलेशन पूछ लेते हैं, तो कितने न्यूक्लियस अभी है, शुरुआत में कितने थे, डिफरेंस देखोगे तो डीके हो गया, न्यूक्लियाई का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये लोग तो पूछ लेते हैं कभी-कभी, इसका भी मैं ग्राफ वगैरह बना देता हूं, इसका भी मैं ग्राफ वगैरह बना देता हूं, ठीक है, इसका भी मैं ग्राफ बना देता हूं।
कोई इक्वेशन देखिए तुम्हारे में, तो उसको अपन इजीली से ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ तो जैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम बाद सारे ही न्यूक्लियस डीके हो जाएंगे। तो ये भी आगे के समझ में, कितने न्यूक्लियस डीके हुए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल दिया था। ठीक है, अब अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि रेडियोएक्टिव जो प्रोसेस होती है वो एक ना स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है पूरी। एक न्यूक्लियस किस समय दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, किस समय एक न्यूक्लियस का डीके होगा, वो अपन बता नहीं सकते। वो हर समय इक्वल प्रोबेबल होता है। इससे क्या हो गया कि मैं अगर बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ लेके रखूंगा तो कितने न्यूक्लियस का अभी डीके हो रहा होगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज़ प्योरली प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस थी। more number of nuclei were present, so more nuclei were decaying into the other nuclei. तो बिल्कुल रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर की नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। रदरफोर्ड सोडी लॉ बोलते हैं इसको। यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लैम्डा आता है, इसको सॉल्व करा तो इक्वेशन हो जाती है जो आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग में आती थी या एलआर सर्किट में डीके ऑफ करंट के समय आता है, वो इक्वेशन आ जाता है। अपन ने मीन लाइफ का मतलब समझा, यहाँ पर हाफ लाइफ का मतलब समझा हमने, नंबर ऑफ न्यूक्लियर का वर्सेस टाइम के साथ ग्राफ बना लिया। हाफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, तो उसके टर्म में भी अपन ने नंबर ऑफ न्यूक्लियर की इक्वेशन बना ली। कई बार लोग पूछ लेते हैं कितने न्यूक्लियस बचे होंगे, तो वो भी चीज अपन ने निकाल दी। चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स। अब मेन जो अपना काम था वो हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन चीज पढ़ना थी वो हो चुकी है। इसके ऑक्सिलरी छोटी छोटी चीजें बची है बस। तो देखो क्वेश्चन करते हैं पहले एक दो, फिर बाकी वो ऑक्सिलरी चीजें पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, हाफ लाइफ of half life of C14, half life of C14 is 2500 years. Is 2500 years. Half life of C14 is 2500 years. 2500 years. What is the percentage of the nuclei? What is the percentage of the nuclei decayed? What is the percentage of the nuclei decayed of C14? What is the percentage of the nuclei decayed of C14 in 5000 years? What is the percentage of the C14 nuclei decayed in 5000 years? 5000 साल में C14 के कितने परसेंटेज न्यूक्लियई डिके हो जाएंगे? हाफ लाइफ मैंने कितनी दी आपको? 2500 इयर्स, 2500 इयर्स। चलो दो सही आंसर आ चुके हैं मेरे पास, एक और सही आंसर आ गया, वेरी गुड। यशवर्धन थोड़ा अच्छे से सोचो। निमित सही, वेरी गुड। राउतिन सही। अच्छा यशवर्धन, आज आपका कुछ आपका टारगेट था, आज आप मुझे कुछ करके बताने वाले थे, ठीक है यशवर्धन? तो यस, तो आप मुझे एक काम करिएगा, आफ्टर 11:30 कॉल करिएगा, या आपकी क्लास रहेगी उस समय, सॉरी आफ्टर योर क्लास कॉल करिएगा, ठीक है? चलो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितने परसेंटेज न्यूक्लियस का डीके हो चुका है, तो कितने बचे वो आसानी से निकाल सकते हो। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट वो आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये टाइम दिया था वो 2 हाफ लाइफ दी थी, तो ये 2 हाफ लाइफ हो जाए तो 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब कि 25% बचे, 75% का डीके हो गया। आसान क्वेश्चन, ठीक है? तो आंसर जाएगा इसका 75%। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा डीके, देखिए अल्फा डीके ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, अल्फा डीके ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई emits about 100 mega electron volt energy. Alpha decay of a radioactive nuclei emits about 100 mega electron volt energy.
100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। 1 मोल 1 mole 1 mole of that nuclei 1 mole of that nuclei was taken at T equal to 0. 1 mole of that nuclei was taken at T equal to 0. Was taken at T equal to 0. Half-life of this nuclei is 2 years. Half-life of this nuclei is 2 years. Half-life of this nuclei is 2 years. 2 years. What will be the total energy released? What will be the total energy released in 20 years by this sample of nuclei? What will be the total energy released in 20 years from this sample of nuclei? What will be the total energy released in 20 years from this sample of nuclei? So, half life is given as 2 years. 20 साल में कितनी एनर्जी रिलीज होगी पूछा है। एक न्यूक्लियस है जिसका अल्फा डीके हो रहा है और उसके अल्फा डीके में एक डीके में 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, शुरुआत में 1 मोल मैंने लिए थे, 1 मोल उसके न्यूक्लियस लिए। करो, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी बताना है आपको। एक न्यूक्लियस के डीके से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगी। तो शांतनु को जवाब आया है, देखते शांतनु। शांतनु मुझे सही नहीं लग रहा, आपने तो यूनिट वगैरह लिखी नहीं है कि क्या यूनिट है आपकी आंसर की। बिना यूनिट के तो मैं आंसर क्या समझूंगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। एक बार और सोच लो आप, है ना, आपका आंसर समझ लो अच्छे से। सिद्धेश का भी कुछ आंसर आया, देखते सिद्धेश। देखो मैंने 20 साल समय दिया है। 20 साल समय मतलब करीब करीब 10 हाफ लाइफ दिए मैंने आपको। 10 हाफ लाइफ टाइम में कितने न्यूक्लियस का डीके हो गया होगा बताओ सबसे पहले तो। 10 हाफ लाइफ टाइम में कितने न्यूक्लियस का डीके हो गया होगा? अप्रोक्सीमेट 1 मोल, बिल्कुल सही। अप्रोक्सीमेट ऑल बाय, बिकॉज़ याद करो हमने आरसी सर्किट में भी पढ़ा था कि करीब करीब 10 टाइम कांस्टेंट में 99.99% कैपेसिटर चार्ज खत्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे कि यहाँ पर 99.99% न्यूक्लियस खत्म हो गए होंगे। 99.99 इज वेरी बिग नंबर। सो करीब करीब पूरा ही मतलब 100% के आसपास ही न्यूक्लियस का डीके हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। 100% न्यूक्लियस ही डीके हो गया। गगनदीप मुझे बोल रहा है n/1024। बेटा n/1024 मींस द न्यूक्लियस लेफ्ट। शुरू के न्यूक्लियस का 1024 बाय 1024 टाइम न्यूक्लियस बचे होंगे। लेकिन डीके कितने हो गए? तो ऑलमोस्ट सारे डीके हो जाएंगे, है ना, ऑलमोस्ट सारे डीके हो जाएंगे। यस, स्टार्टिंग के नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनटू 1023 अपॉन 1024, दैट 1023 अपॉन 1024 नंबर इज वेरी क्लोज टू 1, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे ही डीके हो गए होंगे। तो 1 मोल के 1 मोल डीके हो गए होंगे एक तरह से। अब एक न्यूक्लियस के डीके से कितने आपको मिलते हैं, कितने आपको एनर्जी मिलती है वो पता है। तो 1 मोल में कितनी मिलेगी? तो 1 मोल में न्यूक्लियस का नंबर भी तो होगा कुछ। कितना नंबर होगा? 6.023 × 10⁻23 इतना नंबर होगा ना।
इतने न्यूक्लियसेस प्रेजेंट है और हर एक न्यूक्लियस की डीके से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एनर्जी आएगा टोटल आंसर। समझे भाई? जितने न्यूक्लियस डीके होने वाले हैं ऑलमोस्ट सारे डीके होने वाले, एक मोल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितने न्यूक्लियस होंगे इनटू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। दिस शुड बी द आंसर। चलो शांतनु, आपको क्लियर? आपका आंसर में कुछ गलती थी, समझ में आया? हाँ, और ये 20 साल में एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लग तो रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी, बट 20 साल में तो ले रहा है, ठीक है। 20 इयर्स इज क्वाइट अ लॉट टाइम। तो हाँ, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें अपन को समझना है, तो वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर और क्वेश्चन करेंगे, है ना, और कुछ चीजें अपन समझेंगे। ये जो माइनस dn बाय dt होता है, इसको अपन रेट ऑफ डीके बोलते थे, इसको हम एक्टिविटी भी बोलते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी कितने न्यूक्लियस का पर सेकंड डीके हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। मान लो अल्फा डीके हो रहा है, तो कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकले, वो भी यही हो जाएगा एग्जैक्टली, कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकले। या बीटा डीके हो रहा हो तो कितने बीटा पार्टिकल पर सेकंड निकले, क्योंकि जितने न्यूक्लियस बीटा डीके होगा उतने ही तो अल्फा या बीटा पार्टिकल बनते हैं। अल्फा डीके में एक न्यूक्लियस के डीके से एक अल्फा पार्टिकल बनता है, दो न्यूक्लियस के डीके से दो अल्फा पार्टिकल बनेंगे। तो दिस एक्टिविटी इज आल्सो द नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल। इफ अल्फा डीके हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल, बीटा हो रहा है तो बीटा पार्टिकल। जो भी रेडियोएक्टिव पार्टिकल, जो भी हमारे रेडिएशंस मिल रहे हैं, वो रेडिएशन से निकलने का रेट भी होता है। एक्टिविटी इज आल्सो द रेट ऑफ emission of radiation, rate of emission of radiation, ठीक है। हाँ, उचित बोल रहा है, ये रेडिएशन तो सिर्फ एनर्जी ही रहती है, तो कैंसर कैसे कॉज करती है? भाई हर जो रेडिएशन होता है बहुत ज्यादा एनर्जी का, वो हमारे सेल्स में अंदर जाके आयनाइजेशन वगैरह कर सकता है, तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर वगैरह बदल सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है, अगर कुछ उस तरह का चेंज हो गया मॉलिक्यूल्स में, तो सेल्स खराब हो सकते हैं, वो सब चीजें होती है बेटा, ठीक है। हाँ, ऑफ टॉपिक बात है वैसे। चलो अब वापस आ जाओ, अपन बात कर रहे थे एक्टिविटी की। तो माइनस dn by dt इज कॉल्ड रेट ऑफ डीके, इसे हम एक्टिविटी भी बोलते हैं। और यही एक्टिविटी होगी कि कितने, अगर मान लो अल्फा डीके हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल कितने निकले पर सेकंड, ये चीज समझ में आई आपको? व्हाट इज एक्टिविटी, है ना। तो आप हेडिंग डालिए, नेक्स्ट चीज लिखिए एक्टिविटी। एक्टिविटी, द रेट ऑफ डीके प्रोसेस, the rate of decay process, the rate of decay process, or rate of emission of radiation, or rate of emission of radiation is called activity. 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 Okay? अब ये जो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस का नंबर के प्रोपोर्शनल लैम्डा इनटू n थी, तो हमने यहाँ लिखा हुआ था दिस वाज लैम्डा इनटू n माइनस dn बाय dt, और n की इक्वेशन हमें टाइम के साथ पता है, तो ये मैं यूज कर दो दोनों चीजें, तो एक्टिविटी इज गोइंग टू बी लैम्डा टाइम n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। बोलो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्टिविटी। और ये एग्जैक्टली देखो, बस एक लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया है, तो उसका मैं ग्राफ अगर पूछूंगा एक्टिविटी का, तो ऐसे ही ग्राफ दिखेगा आपको, बस एक लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शन तो था ये, बस लैम्डा से मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में। तो जैसा ग्राफ बनाया था मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का, वैसे ही ग्राफ इसका भी बन जाएगा। इनफैक्ट एक्टिविटी की भी ऐसी ln2 में इक्वेशन बना सकता हूं मैं, 1/2 में इक्वेशन बना सकता हूं, ठीक है। किसी टाइम पर एक्टिविटी अपॉन t0 पर एक्टिविटी हो जाएगा हाफ टू द पावर t/t हाफ। ये एक्टिविटी AC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, शॉर्ट में एक्टिविटी को AC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। तो एक्टिविटी एट सम टाइम t डिवाइडेड बाय एक्टिविटी एट 0 टाइम, इसका रेशो हाफ के पावर t/t हाफ हो जाएगा।
जस्ट लाइक एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर का रेशियो बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल एक्टिविटी। ये समझना ही बात। फर्स्ट लाइन रिपीट कर देता हूं एक बार मैं। फर्स्ट लाइन मैंने बोला था एक्टिविटी इज द रेट ऑफ डिके और द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन। चलो एक्टिविटी के बारे में सब चीजें लिख लीजिए, एक्टिविटी की इक्वेशन लिख लीजिए, एक्टिविटी का हाफ लाइफ के साथ रिलेशन देख लीजिए, ठीक है, एक्टिविटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। इनफैक्ट फर्स्ट इक्वेशन को देखकर अब ये भी लिख सकते हो कि स्टार्टिंग एक्टिविटी ये t0 की एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी एट एनी टाइम t इज नथिंग बट एक्टिविटी एट टाइम t0 इनटू e के पावर माइनस लैम्डा। ये इसी तुम एक्टिविटी की इक्वेशन बना सकते हो। दिस इज एक्टिविटी एट t0। दिस एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड, दिस एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। गाइगर काउंटर, गाइगर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर या सिर्फ जीएम काउंटर भी बोलते हैं शॉर्ट में। जीएम काउंटर और गाइगर मूलर काउंटर मेजर्स एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, गाइगर मूलर काउंटर इज अ डिवाइस, गाइगर मूलर काउंटर और जीएम काउंटर इज अ डिवाइस which measure activity, which measure activity. First name is Geiger, है ना? मैं आपको बता देता हूँ इसको स्पेल कैसे करते हैं। जस्ट अ मिनट। GIEGER होता है, स्पेलिंग सिंपल ही है लेकिन एक बार मैं फिर भी कंफर्म करके बताऊंगा। डोंट वांट टू बी रॉन्ग। हाँ सही बोल रहा था मैं, GEIGER, GEIGER थोड़ा सा गलत था, सॉरी सही नहीं था। GEIGER गाइगर, GEIGER गाइगर मूलर, MULLER गाइगर मूलर काउंटर, GEIGER गाइगर मूलर काउंटर, ठीक है। तो गाइगर मूलर काउंटर एक डिवाइस होता है जो हमको एक्टिविटी मेजर करके बता देता है। तो उसमें क्या होता है, वो है ना कितने अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल आ रहे हैं, जो भी आ रहा है उसका नंबर काउंट कर सकता है, ठीक है। हाँ जिसके पास, या बिल्कुल सही, वो गाइगर मूलर काउंटर में से टिक टिक की आवाज आने लगती है। ऋतिक बोल रहा है बिल्कुल सही, ठीक है। उसका सेंटेंस भी रिपीट कर दीजिए। तो सेंटेंस बता देते हैं। सेंटेंस गाइगर मूलर काउंटर मेजर्स एक्टिविटी, बस यही बात थी। गाइगर मूलर काउंटर मेजर्स एक्टिविटी। और व्हाट इज आफ्टर मूलर, मूलर के बाद मैंने बोला है एक काउंटर, COUNTER काउंटर, ठीक है। चलो अब क्लियर है गाइगर मूलर काउंटर क्या है। ओके वेरी गुड। अब वो एक्टिविटी मेजर करता है तो यूनिट्स क्या होती है। एक्टिविटी तो बेसिकली क्या हो जाता है, कितने अल्फा पार्टिकल आए पर सेकंड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकंड, या नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल पर सेकंड, या नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस कितने ब्रेक हो रहे पर सेकंड। तो एसआई में इसका यूनिट जो होता है एक्टिविटी का, वो तो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेइंग पर सेकंड, नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेइंग, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ब्रेकिंग पर सेकंड, ठीक है, जिसको अपन बैकबैरल भी बोलते हैं। एसआई में इसका यूनिट होता है बैकबैरल। अगर एक न्यूक्लियस का एक सेकंड में डिके हो रहा है तो एक्टिविटी हो जाएगी 1 बैकवर्ड। BQ लिखते हैं शॉर्ट में। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, या मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर ही लेता हूं, ठीक है। तो एक्टिविटी का यूनिट इज बैकवर्ड, इसका यूनिट इज बैकवर्ड। 1 बैकवर्ड है, इसका मतलब 1 डीके पर सेकंड। 1 डीके पर सेकंड होता है तो 1 बैकवर्ड। अब 1 डीके पर सेकंड बहुत छोटी यूनिट है। कई सारे न्यूक्लियस इतने ज्यादा रेडियोएक्टिव होते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी आती है, तो अपन कुछ और यूनिट्स भी यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट यूनिट होता है रदरफोर्ड। ऐसा यूनिट तो ये है बच्चों, है ना। बाकी फिर दूसरी कन्वेंशनल यूनिट भी हमारे पास 1 रदरफोर्ड स्टैंड फॉर 6 डीके पर सेकंड। फिर एक क्यूरी, क्यूरी भी हमारी इसकी यूनिट होती है, व्हिच इज अबाउट 3.6 into 10 power 6 डीके पर सेकंड। 3.6 into 10 power 10 होता है, सॉरी
3.7 into 10 for 10 डीके पर सेकंड। एक बेक्टेरियल ऐसा यूनिट है, इसका मतलब होता है अगर 1 डीके पर सेकंड हो रहा है तो हम बोलेंगे कि एक बेक्टेरियल की एक्टिविटी है। अगर 10.6 डीके पर सेकंड होते हैं तो 1 रदरफोर्ड की एक्टिविटी है, आरडी फॉर रदरफोर्ड और पीआई इज फॉर क्यूरी। अगर 3.7 into 10.10 डीके पर सेकंड होते हैं उसको एक क्यूरी की एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये तो आपको लग रहा होगा कि लॉजिकल है कि 1 डीके पर सेकंड को कुछ स्टैंडर्ड नाम देना चाहिए, ये नंबर लॉजिकल नहीं लगता है। ये नंबर एक्चुअली रेडियम की एक्टिविटी होती है। रेडियम क्या आई थिंक 1 ग्राम की एक्टिविटी होती है, तो रेडियम की 1 ग्राम की एक्टिविटी या 1 मोल की एक्टिविटी ऐसा कुछ था, है ना? 1 ग्राम की, सॉरी यस 1 ग्राम की। और बैक्टीरिया की स्पेलिंग बता देता हूं, बी ई सी क्यू यू ई आर ई एल, बी सी क्यू यू आर ई एल, BEC QUE BEC QUE आ रही है, ठीक। तो अब इसमें ज्यादा क्या यूज होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका सैंपल में कितनी एक्टिविटी है। नॉर्मली हम तो SI यूनिट्स यूज करेंगे, बैक्टीरियम यूज करेंगे, लेकिन क्यूरी भी चल जाती है कई बार, क्वेश्चंस कई बार क्यूरी में दे देंगे आपको, है ना। चलो तो अपन ने अबाउट इस एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है पढ़ लिए। सीआई क्या बोला था, सीआई क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पर क्यूरी, ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें बची ये अपन ने कंप्लीट कर ली, है ना। अब एक छोटा, अब वो सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से बचे इसके अंदर। आपने सुना होगा कि फॉसिल जो होते हैं, फॉसिल मतलब कि पुराने जमाने में मान लो कि कुछ बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, कोई पेड़ या कोई जानवर धंस गया उसके अंदर, मान लो कि बाढ़ आ गई और कोई जानवर बाढ़ में धंस गया, उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी जम गई, तो उसकी जो बॉडी रहेगी वो प्रिजर्व हो जाती है, वो फिर सराउंडिंग्स के अंदर मिलती नहीं, घुल नहीं जाती, उसको जानवर अंदर खा नहीं पाते, है ना, तो बॉडी प्रिजर्व हो जाती है। या पेड़ पूरा प्रिजर्व हो जाता है। और ऐसे प्रिजर्व्ड चीजों को जो कई सालों से वहीं पे दबे दबे सेफ रह जाती है, इन्हें अपन बोलते हैं फॉसिल, इन्हें हम बोलते हैं फॉसिल, ठीक है। हाँ, और ये जो फॉसिल्स होते हैं इनकी एज पता करने के लिए, इनकी एज पता करने के लिए मेरे पास कोई बच्चा पूछ रहा है रदरफोर्ड क्या है, ये आरडी इज फॉर रदरफोर्ड, आरडी वाज फॉर रदरफोर्ड, ठीक है। अब ये हो गया क्या, बहुत धीरे धीरे पूछ रहा है यार, ये कंप्लीट, अब इससे आगे बढ़ूं मैं। हाँ ठीक, ओके। तो अब मैं बात कर रहा था कि रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है ना, इससे ना कुछ एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होती है, जैसे फॉसिल की एज पता कर सकते हैं। फॉसिल क्या होते हैं वो अभी जस्ट मैंने बताया कि मान लो कि कुछ कहीं पर जानवर वानवर रह रहे थे, पेड़ वगैरह थे, तो बाढ़ आ गई या स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो गया, कुछ हुआ, जिससे क्या हुआ कि जानवर या पेड़ वगैरह जमीन के अंदर दब गए, और दब गए और वहां उनकी बॉडी प्रिजर्व हो गई। अब लाखों सालों के बाद जाके देखोगे या हजारों सालों के बाद जाके देखोगे तो वो प्रिजर्व्ड स्टेट में आपको मिल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली कि बिल्कुल जैसे थे वैसे मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स उनमें से थोड़ा तो रिएक्शंस होके बॉडी डिकम्पोज थोड़ा बहुत तो होती है, बट नॉट कंप्लीटली। तो फॉसिल्स की एज का पता लगा सकते हैं अपन बाय कार्बन 14 की, कार्बन 14 का अमाउंट कितना है उसके अंदर वो देखकर। अब कैसे पता हो जाता है ये समझते हैं अपन। हाँ, इसे बोलते हैं अपन कार्बन डेटिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। अब क्या प्रोसेस होती है ये समझते हैं, देखो। अच्छा 10th में था, ओके, तो क्या पता है आपको इसके बारे में, बताओ। जैसे नाम ही था, ठीक है। देखो क्या प्रोसेस होती है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ पर सन के रेडिएशन की वजह से, सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं उनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कार्बन 14 में बदलता रहता है। नाइट्रोजन की सन से आने वाले रेडिएशन से रिएक्शन होती है जिससे कार्बन 14 का न्यूक्लियस बन जाता है। तो नाइट्रोजन getting converted into carbon 14. Carbon 14 is an isotope of carbon which is radioactive. और सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं उसकी वजह से कंटिन्यूअसली बनते जा रहा है, प्लस ये रेडियोएक्टिव है तो ये ब्रेक भी होते जाता है, तो ना इसका एक कांस्टेंट परसेंटेज पूरे एनवायरनमेंट में बना हुआ है।
ठीक है, कार्बन 14 बट बनते भी जा रहा है और टूटते भी जा रहा है, तो उसका ना नंबर जो है कार्बन 14 का जो परसेंटेज है वो हमारा एनवायरनमेंट में फिक्स हो चुका है, काफी सालों से फिक्स चल रहा है। ये बात समझ में आई है ना? हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी कार्बन के अपन एटम ढूंढेंगे तो उसमें से कार्बन 14 का एक फिक्स परसेंटेज मिलता है अपन को। अब हमारी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सब कार्बन से बनी होती है, इसमें बहुत सारा कार्बन होता है। तो जब अपन कार्बन इंटेक करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग, तो हमारी बॉडी में भी फिक्स परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 है। हम सबकी बॉडी के अंदर, हम हर लिविंग चीज के अंदर कार्बन 14 पाया जाएगा। ये बात समझ में? हर लिविंग बॉडी के अंदर कार्बन 14 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन 14 फिक्स है ना? हम सब कार्बन के हैं, तो हम जो भी अगर फूड कंजम्पशन कर रहे हैं तो फूड में कार्बन इंटेक करते हैं, हमारे बॉडी में भी कार्बन 14 का एक फिक्स परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। अब कई सालों से ये कार्बन 14 का जो परसेंटेज है वो फिक्स है सबकी बॉडी के अंदर, हर पेड़ में भी फिक्स है, हर जानवर में फिक्स है, हर जगह फिक्स है। तो कोई बॉडी जब डेड हो जाती है, कोई पर्सन डेड हो गया या कोई ट्री डेड हो गया, उसके बाद वो कार्बन 14 का इंटेक नहीं कर पाएगा, बिकॉज अब वो कार्बन का इंटेक नहीं कर पाता है। कोई भी पर्सन डेड हो गया तो क्या फूड इंटेक वगैरह नहीं कर सकता, तो फूड इंटेक नहीं होगा अगर, तो उसकी बॉडी में कार्बन 14 और आएगा नहीं, जो था पहले वही रह जाएगा, है ना? A dead organism will not have intake of carbon 14, उसकी बॉडी से सिर्फ कार्बन 14 का डीके होगा, कार्बन 14 का इंटेक नहीं होगा। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कार्बन 14 का इंटेक भी करते रहते हैं, बिकॉज़ वो फूड वगैरह लेते हैं, तो कार्बन 14 आता भी रहता है और बॉडी में कार्बन 14 डीके भी होते जा रहा है, कार्बन 14 रेडियोएक्टिव है वो डीके भी होते जा रहा है, तो फिक्स परसेंटेज बना रहता है कार्बन 14 का, है ना? लेकिन जो डेड हो गया उसकी बॉडी में कार्बन 14 आ नहीं रहा है, लेकिन कार्बन 14 का डीके तो चल ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए हमें एक लकड़ी का फॉसिल मिल गया, एक वुड फॉसिल मिल गया, तो उस जैसी वुड का अपन प्रेजेंट डे में सैंपल ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नीम का पेड़ आपको दबा हुआ मिल गया, जमीन के अंदर नीम का पेड़ दबा हुआ मिल गया, बहुत पुराना, ठीक है, तो उस नीम के पेड़ का जो सैंपल है जमीन के अंदर दबा हुआ था, सिमिलर साइज मास में सिमिलर मास का प्रेजेंट डे में जो नीम का पेड़ है उसमें देखो कार्बन 14 का परसेंटेज क्या है, प्रेजेंट डे में नीम के पेड़ में कार्बन 14 का परसेंटेज क्या है, उतने सेम मास है, वो देखो, वो कैसे पता चलेगा, उसमें एक्टिविटी मेजर कर लो तो पता चल जाएगा। और जो फॉसिल का सैंपल था उसमें कार्बन 14 का परसेंटेज देखो, तो कार्बन 14 का प्रेजेंट डे में जो परसेंटेज आ रहा है और जो फॉसिल में परसेंटेज आ रहा है, प्रेजेंट डे का जो परसेंटेज है वो स्टार्टिंग का परसेंटेज हो गया और वहां पर डीके होने के बाद परसेंटेज कम हो चुका होगा, तो प्रेजेंट डे का परसेंटेज या जो भी प्रेजेंट डे में एक्टिविटी है वो स्टार्टिंग के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल हो जाएगी और फॉसिल में जो परसेंटेज है वो n के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो n/n0 मिल जाएगा आपको, उनमें कार्बन 14 के परसेंटेज का रेशो ले लो, उससे फिर आप t निकाल सकते हो अगर आपको कार्बन 14 के हाफ लाइफ का लैम्डा बताओ तो, है ना? बात समझ में आ रही है क्या करना है? ठीक है, चल, तो अभी मैंने क्या क्या बोला एक बार शांति से फिर से समझ लो, आपके डाउट्स आ रहे हैं मैं वेट बताऊंगा, तो हाँ वेट ऋत्विक, प्रेजेंट डे वैसा ही कुछ लिविंग चीज ढूंढो, जैसे नीम का पेड़ आपको फॉसिल स्टेट में मिल गया, प्रेजेंट डे में कोई नीम का पेड़ ढूंढो, उसी आसपास के एनवायरनमेंट में रहने वाला नीम का पेड़, उस नीम के पेड़ में कार्बन 14 का परसेंटेज क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन 14 का परसेंटेज क्या है, वो n0 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उस फॉसिल में कार्बन 14 का परसेंटेज क्या है, वो n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये इक्वेशन लगा दो, यहाँ पे रेशियो होता है तो प्रोपोर्शनलिटी में रेशियो लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा डाल दो तो d मिल जाएगा, ऐसे अपन निकाल सकते हैं फॉसिल की एज क्या है। अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि जो एक्सटिंक्ट चीजें हैं उनमें कैसे करेंगे अपन, क्या करेंगे, तो एक्सटिंक्ट चीजों में क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो डायनासोर मिला आपको, अब डायनासोर तो प्रेजेंट में है नहीं, लेकिन डायनासोर की जो बोन होगी, ये अजम्पशन लेके कि भाई उस समय जो बोन में जो कैल्शियम गया होगा और आज की जो बोन में कैल्शियम गया, कैल्शियम में भी एक है ना रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है, आई थिंक 40 नंबर वाला होता है, ये कुछ होता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप, तो कुछ दूसरी चीज लगा के अपन, है ना, कार्बन 14 अकेले रेडियोएक्टिव छोड़िए, कुछ और चीजें सोचेंगे अपन, है ना, फास्फोरस है या कुछ भी, मतलब और दूसरे एलिमेंट ढूंढेंगे अपन जो रेडियोएक्टिव है, कार्बन 14 वाज जस्ट एन आइडिया कि ऐसा कर सकते हैं,
ऐसा अपन बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ कर सकते हो, ठीक है। चलो, बट रेट ऑफ डीके तो फिक्स नहीं है ना। हाँ, रेट ऑफ डीके फिक्स नहीं है, कुछ और दिमाग लगाएंगे अपन, बट है हमारे पास तरीके, ठीक है। अब मेरे पास लिमिट का डाउट आ रहा है, बट इवोल्यूशन की वजह से कार्बन 14 का क्वांटिटी चेंज भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, हमारे बॉडी में जो कार्बन इंटेक हो रहा है उसमें फिक्स परसेंटेज कार्बन 14 का, तो कार्बन 14 का परसेंटेज परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वो तो फिक्स रहेगा। हमारी बॉडी में मान लो अभी जस्ट एन एग्जांपल, मैंने मान लो कि 1 केजी फ्लैश लिया और 1 केजी फ्लैश में अभी ढूंढा कि कार्बन 14 कितना परसेंटेज है, तो वो हर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के 1 केजी में करीब करीब उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। चलो, फिर उसका परसेंटेज भी सेम नहीं, वो देखेंगे अपन बाकी चीजें। अब उनको अभी कार्बन 14 डेटिंग के बारे में बात करना थी, तो वो अपन ने करी। अब रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस की बेसिक बेसिक चीजें हो गई है, थोड़ी सी टफ टाइप की जो रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस होती है उनको समझना है, ठीक है। मेनी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू अनदर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, वो भी दूसरे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल होने की वजह से दूसरे में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो भी अनस्टेबल है, वो भी रेडियोएक्टिव है, तो वो फिर तीसरे में कन्वर्ट होना चाहता है। तो कई सारे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हमको चेन रिएक्शन दिखती रहती है। फॉर एग्जांपल, आपने को आप सबको मैंने वीडियो शेयर करी थी, उसमें आपको कई सारे एग्जांपल मिले होंगे जिसमें सब वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए चेन रिएक्शन जैसा होता है, एक न्यूक्लियस दूसरे में कन्वर्ट हुआ, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे सब उस वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करते हैं, है ना। यस, चलो, तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की कई बार चेन रिएक्शन बन जाती है। अब जब भी चेन रिएक्शन बनती है, तो चेन रिएक्शन में अगर अल्फा डी की कमी होगा तो मास नंबर कम होगा, लेकिन बीटा डी की कमी होगा तो मास नंबर तो चेंज होता ही नहीं। बीटा डी के अंदर मास नंबर सिर्फ अल्फा डी में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। अगर आपको शुरुआत का न्यूक्लियस का आपको मास नंबर दे दे और एंड के न्यूक्लियस का मास नंबर दे दे, तो मास नंबर कितना कम हुआ है ये देखकर आप बता सकते हो कि कितने अल्फा डी के हुए हो। बात समझ में, है ना। चलो, आप हेडिंग लिखो, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, हेडिंग लिखिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखो, when a radioactive nuclei converts into another radioactive nuclei, when a radioactive nuclei converts into another radioactive nuclei, which which can again convert into another nuclei, which can again convert into another nuclei, which can again convert into another nuclei. This type of processes are called, this type of processes are called chain reaction. This type of processes are called chain reaction. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक रैंडम सी ऐसी चेन रिएक्शन बनाई है, x से y बन रहा है, y से z बन रहा है, z के आगे भी कुछ बन सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं आगे बना नहीं रहा हूं, ठीक है। x से y बना मान लो अल्फा डी के होके, और y से z बना मान लो बीटा डी के होके, बीटा डी के होके यहाँ पे y से z बन गया, ठीक है। जैसे तो बोल रहा है सर चेन रिएक्शन की जगह डायरेक्ट सिंगल रिएक्शन क्यों नहीं होती, हो नहीं पाता यार वैसा, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि डायरेक्ट एक न्यूक्लियस दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो माइट भी कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो होती नहीं है ना। चलो वापस आ जाते हैं। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का मतलब क्या है ये अपन ने समझा। अब मान लो स्टार्टिंग एलिमेंट दे दिया और आखिरी एलिमेंट दे दिया, तो आप देखिएगा जब बीटा डी होता है ना तो मास नंबर कम नहीं होता, जब अल्फा डी होता है तो मास नंबर 4 से कम होता है। अगर आपको स्टार्टिंग एलिमेंट और आखिरी का एलिमेंट दे दिया जाए किसी लंबी सी चेन रिएक्शन का, तो आप बता सकते हो कि बीच में कितने अल्फा डी होंगे, बता सकते हो क्या, है ना।
तो लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। sometimes 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 starting and end element of starting and end element of chain reaction are given. Sometimes starting and end element of chain reactions are given. Chain reactions are given. We can identify the number of alpha particle emitted. We can identify the number of alpha particle emitted by noting the mass number difference. We can identify the number of alpha particle emitted by noting the difference in mass number. By noting the difference in mass number. By noting the difference in mass. चलो कितने अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे मास नंबर देख के हम बता सकते हैं। अगर स्टार्टिंग न्यूक्लियस और एंड के न्यूक्लियस में मास नंबर में 4 की कमी है सिर्फ, तो एक अल्फा पार्टिकल निकला। 8 का डिफरेंस है तो 2 निकले। 12 का डिफरेंस है तो 3 निकले। मतलब कितना कम हो रहा है डिवाइड बाय 4 कर दो, उतने अल्फा पार्टिकल निकले। सिंपल। ओके, ये चीज सबको क्लियर? वेरी गुड, है ना। अब बीटा में बीटा प्लस डीके वेरी रेयर प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया था। बीटा प्लस डीके वेरी रेयर प्रोसेस होती है। जब भी बीटा एमिशन होता है तो बीटा नेगेटिव एमिशन ही होता है। बीटा नेगेटिव एमिशन में क्या होता है कि बीटा एक बीटा पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। अच्छा, अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से कम होता था। तो मैं अल्फा डीके के कितने पार्टिकल निकले हैं, अल्फा डीके कितनी बार हुआ है, ये आपको पता चल गया मास नंबर का डिफरेंस देख के। उससे तुम बता सकते थे कि एटॉमिक नंबर कितने अमाउंट से कम होना चाहिए था। अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे देखो एक अल्फा डीके से 2 से एटॉमिक नंबर कम हुआ, ठीक है। आपको 2 से अगर एटॉमिक नंबर डिक्रीज दिख रहा है मतलब एक अल्फा डीके हुआ होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट दिख रहा है, जैसे यहाँ पर प्लस 1 कर दिया मैंने, z- से z-1 कर दिया, तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि एक बीटा पार्टिकल भी निकला है। जितना अल्फा डीके हुए into 2, इतना एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए। Now by observing the exact decrement in the atomic number, we can know how many beta particles were emitted. सही है क्या? ठीक है ना? तो लिखो नेक्स्ट लाइन। यस, तो हम बिल्कुल सही लिखिए। by noting the uh, by noting the difference in atomic number, by noting the difference in atomic number, by noting the difference in atomic number and subtracting 2 into number of alpha minus difference in z, by subtracting 2 into number of alpha minus difference in z, ये डिफरेंस आपको दिख रहा है कितने बीटा पार्टिकल मिले, नंबर ऑफ बीटा, नंबर ऑफ बीटा। ठीक है भाई, अल्फा जितने निकले उनटू 2 उतना z कम होना चाहिए, तो z में जो एक्चुअल कमी आई है ये डिफरेंस ले लो, इसमें बीटा निकले होंगे। सिंपल। ये सबको क्लियर? चलो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलो इसके बाद हमें जितने भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है जिनमें चेन रिएक्शन होती है, यार जब भी अल्फा डीके होगा तो मास नंबर 4 से कम होता है। अगर स्टार्टिंग में मास नंबर 4 का मल्टीपल है तो हर बार 4 का मल्टीपल ही रहने वाला है ना, बताओ। गोपाल में से डाउट पूछ रहा है, सर डिफरेंस इन z तो 0 हो गया ना बीटा डीके में? नहीं, डिफरेंस इन z 0 कहां से बेटा? बीटा डीके जब हुआ तो z - 2 से z - 1 हो गया।
क्या बोल रहे हो आप गोपाल? गोपाल इज क्लियर? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा था कि जो भी चेन रिएक्शन हो रही है भाई, स्टार्टिंग में कोई न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे बाकी सब न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो Y से Z, Z से आगे भी कुछ हो रहा है। जब भी ऐसा कन्वर्जन चलेगा, मास नंबर अगर अल्फा डिग्री होता है तभी कम होता है, और मास नंबर 4 के अमाउंट से कम होता है। अब मान लो कि स्टार्टिंग में मास नंबर 4 का मल्टीपल है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 ही होना चाहिए ना, बिकॉज़ द मल्टीपल ऑफ 4 नंबर -4 will give you another multiple of 4। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में मास नंबर 4 का मल्टीपल था तो हमेशा 4 का मल्टीपल ही रहेगा। अगर स्टार्टिंग का मास नंबर 4 का मल्टीपल +1 टाइप का हो, मान लो कि जैसे स्टार्टिंग का 201 है, 201 है, तो 201 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 व्हिच इज 200 +1। तो स्टार्टिंग में अगर 4 का मल्टीपल +1 टाइप का मास नंबर हो तो बाद में भी वैसे रहता है। तो ऐसे अपन देखें ना तो टोटल 4 तरह की सीरीजेस बन सकती है, 4 तरह की न्यूक्लियर सीरीजेस बन सकती है। 4n सीरीज, 4n + 1 सीरीज, 4n + 2 सीरीज and 4n + 3 series. There are 4 types of radioactive series possible. There are 4 types of radioactive series possible. 4n series, 4n + 1 series, 4n + 2 series, 4n + 3 series. What is this? What is this? These are mass number. Mass number 4 times 4 का मल्टीपल हो, 4 times some integer, या mass number 4 times integer + 1 हो, या mass number 4 times integer + 2 हो, या mass number 4 times integer + 3। तो जितनी भी रेडियोएक्टिव सीरीज बन सकती है वो इन 4 कैटेगरी में फॉल हो सकती है। ओके, यशवर्धन पूछ रहा है व्हाट इफ न्यूट्रॉन इमिट हो जाए? क्या यशवर्धन हमने पढ़ा है न्यूट्रॉन इमिशन? क्या हमने न्यूट्रॉन इमिशन पढ़ा है? क्या न्यूट्रॉन इमिशन होता है क्या? है ना, पढ़ा तो नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि होता नहीं है। ठीक है, चलो अब 4 टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव सीरीजेस। हमारे पास 4 तरह की रेडियोएक्टिव सीरीजेस पॉसिबल है। हर रेडियोएक्टिव सीरीज के अंदर एटॉमिक नंबर्स या तो 4 का मल्टीपल होगा, या 4 का मल्टीपल +1 रह जाएगा, या 4 का मल्टीपल +2 रह जाएगा, या 4 का मल्टीपल +3 रह जाएगा। आई करेक्ट माय सेल्फ, एटॉमिक नंबर नहीं मास नंबर। बेस्ड ऑन मास नंबर 4 तरह की रेडियोएक्टिव सीरीज पॉसिबल है। बेस्ड ऑन मास नंबर 4 तरह की रेडियोएक्टिव सीरीज पॉसिबल है। बेस्ड ऑन मास नंबर 4 तरह की रेडियोएक्टिव सीरीज पॉसिबल। ठीक है, चलो अब ये का नोट हो गया, तो फिर कुछ आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैंने बोला आपको कि कई बार न्यूक्लियस में ऐसा सीरीज में डीके चलते रहता है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट होता है ना। और ये सारे ही कन्वर्जन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे हो जाएंगे, ये सारे ही कन्वर्जन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे हो जाएंगे। x का y में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, y का z में कन्वर्जन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो आपको शुरू में मैंने x के कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो दे दिए, और मैंने y और z के न्यूक्लियस का नंबर पूछ लिया, तो आप वो भी कर सकते हो, isn't it? मुझे आपको देना पड़ेगा कि इनका रेट कांस्टेंट क्या है, डीके कांस्टेंट क्या है ना। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल क्या रहा हूँ? मैंने आपको स्टार्टिंग में x के न्यूक्लियस का नंबर दे दिया, और मैंने x से y कन्वर्जन का डीके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट दे दिया, y से z कन्वर्जन का डीके कांस्टेंट दे दिया। तब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई किस न्यूक्लियस का नंबर थोड़ी देर बाद कितना हो जाएगा, है ना। अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, यस, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सीक्वेंशियल डीके। नेक्स्ट चीज लिखिए सीक्वेंशियल डीके। सीक्वेंशियल डीके मतलब ये चीज चेन रिएक्शन वाला कांसेप्ट ये है, सीक्वेंशियल डीके। मान लो अज्यूम कि यहां पर डीके कांस्टेंट λ1 है, यहां पर डीके कांस्टेंट λ2। लेट अज्यूम कि यहां पर डीके कांस्टेंट λ1 है, यहां पर डीके कांस्टेंट λ2। ठीक है, और लेट एट t0 x के न्यूक्लियस का नंबर n0 था और y और z थे ही। अगर होंगे तो आप लिख लेना जो थे वो y और z थे ही, मान लो कि पहले केवल x दे दिया आपको, है ना। अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया कुछ तो आप वैसा वैसा कर लो। ठीक है, अब x
x के न्यूक्लियस का नंबर किसी टाइम पर मान लेते हैं, लेट एट टाइम t x के न्यूक्लियस का नंबर nx हो गया, y के न्यूक्लियस का नंबर ny हो गया और z के न्यूक्लियस का नंबर nz हो गया। ठीक है, तो बताओ x का अगर डीके कांस्टेंट लेफ्टा बने तो इस nx का रेट ऑफ चेंज क्या लिख सकता हूं मैं? नाउ माइनस dnx by dt, it must be lambda 1 into number of nuclei present, ये होना चाहिए ना? बताइए, x के न्यूक्लियस के ब्रेक होने का रेट वो तो x के न्यूक्लियस के नंबर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये तो उसका बेसिक लॉ है। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करके हमने x के न्यूक्लियस की इक्वेशन तो आसानी से लिख सकते हैं ना, x के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की इक्वेशन, यहां से nx आ जाएगा n0 e की पावर माइनस lambda 1t, ये इक्वेशन तो अपन सॉल्व करेंगे। न्यूक्लियाई ऑफ x का टाइम के साथ इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब y के न्यूक्लियस की बात करते हैं एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y, उसके रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। तो y बनेगा जब x ब्रेक होगा ना, तो y बनेगा जिस रेट से x का ब्रेकिंग चल रहा होगा, x जिस रेट से डीके होगा उसी रेट से y बनेगा, प्लस y से z भी बन रहा होगा, तो z का जो बनने का रेट होगा, z का जो बनने का रेट होगा वो एक्चुअली y के ब्रेक होने का रेट होगा। तो y के न्यूक्लियाई का टोटल इंक्रीमेंट का रेट वो क्या, उसके बनने का रेट माइनस उसके टूटने का रेट। ये इक्वेशन समझ में आ रही क्या? y is being converted, y is being produced by x and y is also being converting into z। तो जो x से टूटने का रेट है उससे y बनेगा, लेकिन जो z के बनने का रेट है वो y से कम हो रहा है ना? तो सागर बोल रहा है nz में नेगेटिव क्यों नहीं आया? मैं मान के चल रहा हूं z स्टेबल है, मैंने मान लिया कि स्टेबल है, ये क्या है? स्टेबल, तो ये और कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा, z बस बन रहा है, z इज ओनली प्रोड्यूस, तो z का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमेशा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। so dny by dt this must be equal to minus dnx by dt, ये कैसे निकाले? तो इट वाज lambda 1 into nx, और nx की वैल्यू तुम्हें पता है, तो ये हो गया lambda 1 n naught e to the power minus lambda 1t minus dnz by dt। अब ये कैसे लिखे? z के बनने का रेट वो y के ब्रेक होने का रेट होगा, एक्चुअली y के ब्रेक होने का रेट जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के, ये होना चाहिए lambda 2 into ny। ये चीज समझ में आई क्या? अच्छे से देखो, ठीक है, dny by dt is the number of nuclei of y के इंक्रीमेंट का रेट, वो हो गया x के ब्रेक होने का रेट माइनस y के ब्रेक होने का रेट, y के ब्रेक होने का रेट सब्ट्रैक्ट कर दो तो y के न्यूक्लियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है मिल जाएगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने पढ़ा है ना अभी? डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ लिया मैथ में, नहीं पढ़ी अभी तक? क्या बात कर रहे हो? अरे यार, मतलब मैथ में बहुत ऑर्डर चेंज हो गया लगता है इस तरह, है ना? ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ओके। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जब हो जाए ना तो मुझे बताना, तो अपन एसी में मैंने कुछ छुड़वा रखा था वो चीज बतानी मुझको, ठीक है? हाँ, जो चीज आप चाहते हो हमने वो, हाँ कोई बात नहीं। तो अब देखो अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा इक्वेशन को इधर लेके आता हूँ, लैम्डा टू इनवाई को इधर लेके आता हूँ। तो डी एन बाय dt प्लस lambda 2 ny is equal to lambda 1 e की पावर माइनस lambda 1 t, ये इक्वेशन है ना? अब देखो ये y के टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, y का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है ना, और यहाँ पर lambda 2 into ny को एज इट इज रखा है, ny का यहाँ टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है और ny को छोड़ रखा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि वो है प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ बना हुआ होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल टाइप का कुछ बन रहा है क्या यहाँ पर? मैं अगर इस इक्वेशन में
एक काम करो, e की पावर लैम्डा 2t से मल्टीप्लाई करो, e की पावर लैम्डा 2t से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को e की पावर लैम्डा 2t से, तो देखो क्या हो जाएगा, e की पावर लैम्डा 2t into dny by dt प्लस लैम्डा 2 into e to the power lambda 2t into n by equal to lambda 1 e की पावर lambda 2 minus lambda 1 into t। ये इक्वेशन बनेगी, e की पावर lambda 2t से मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन बनेगी, देखो ठीक है। चलो वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, e की पावर lambda 2t को छोड़ा ny का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, फिर ny को छोड़ा e की पावर lambda 2t का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल बन गया क्या? प्रोडक्ट रूल बन गया है ना, बस। और बच्चे पूछ रहे हैं n0 कहां गया? यस n0 भी तो लिखना था उसको यार, ये n0 भी तो लिखना था, यहाँ पर एक n0 भी लिखा हुआ था। हाँ यहाँ पर एक n0 भी था, ठीक है। नाउ दिस इज प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल किसका डिफरेंशिएशन है? d dt ऑफ e की पावर lambda 2t into ny, इसका डिफरेंशिएशन है, इज इक्वल टू हो गया मेरे पास lambda 1 n0 e की पावर lambda 2 minus lambda 1 into t। अबे dt को इधर ले जाते हैं और दोनों साइड कर लेते हैं इंटीग्रेट, दोनों साइड कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, d ऑफ x का डिफरेंशिएशन x से होता है, तो d ऑफ दिस थिंग का डिफरेंट इंटीग्रेशन ये आएगा e की पावर lambda 2t into n y इज इक्वल टू lambda 1 n naught e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है, जो x के इंटू में लिखा रहता है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड में देगा lambda 2 minus lambda प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको c हो गया, मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करा, ये चीज समझ में आई। ऊपर वाली इक्वेशन में n0 था मैं लगा चुका हूं, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता है कि ny के न्यूक्लियस t0 पे 0 थे, क्वेश्चन में मैंने लिया था ना t0 पे 0 थे, तो वो कंडीशन लगा दो। बस अभी जरूरत पड़ रही है स्टार्टिंग में कितने न्यूक्लियस थे, उसके अलावा देखो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। तो स्टार्टिंग में y के कितने न्यूक्लियस है, क्वेश्चन में अगर बदल के भी दे दिया ना तो आपको बस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, लिमिट में चेंज होगा या c की वैल्यू में चेंज आएगा। पुट ny = 0 at t = 0, t को 0 डालो, ny = 0 लिखो, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी ना, मिलेगी। t को 0 डाला, ny को 0 डाला, तो ये 0 हो गया, t को 0 डाला, e की पावर 0 1 हो गया, c की वैल्यू माइनस ऑफ दिस मिल गई, माइनस ऑफ दिस मिल गई, तो यहां से अब मुझे मिल गया e की पावर lambda 2t into n by is equal to lambda 1 n naught upon lambda 2 minus lambda 1 e की पावर lambda 2t into e की पावर minus lambda 1t plus c, c की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस lambda 1 n naught, तो ये c की वैल्यू में ये मिल रहा था, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, माइनस 1 को कॉमन ले, ठीक है। अभी की पावर lambda 2t से डिवाइड कर दो, तो ये गायब, ये यहाँ पर गायब, की पावर माइनस lambda 1t तो माइनस e की पावर माइनस lambda 2t, ये इक्वेशन आ गई। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y की इक्वेशन मिल गई, देखो कैसे निकाली अपन ने। तो बहुत बढ़िया, तो अब हम सीक्वेंशियल डीके प्रोसेस में स्टार्टिंग के न्यूक्लियस से बाकी न्यूक्लियस का जो टाइम के साथ इक्वेशन होती है वो सब निकाल देंगे। y के न्यूक्लियस के टाइम के साथ इक्वेशन अगर मुझे पता है तो z के न्यूक्लियस के टाइम के साथ इक्वेशन लिख सकता हूं। why? because dnz by dt it was lambda 2 n by, तो n by में बस lambda 2 मल्टीप्लाई करो, dnz by dt आएगा, उसको इंटीग्रेट करो, z के न्यूक्लियस के टाइम के साथ इक्वेशन मिल जाएगा। अब वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, चलो ठीक है। आज अपना यहाँ तक करा है हमने, अभी अपना टाइम ओवर होने वाला है तो मैं रुकता हूँ, है ना, मेरी नेक्स्ट क्लास है तो मुझे रुकना पड़ेगा, इसमें अभी काफी छोटी-छोटी चीजें मुझे बताना है, तो नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंशियल डीके को थोड़ा सा जो पॉइंट बचे हैं वो देखेंगे अपन, इसके बाद अपन पैरेलल डीके देखेंगे।
पैरेलल डीके का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझेंगे और पैरेलल डीके की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन पैरेलल डीके और सीक्वेंशियल डीके के क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स में नहीं है, तो बिगिनर बॉक्स तो पूरा हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स होमवर्क में है और आधे घंटे की चीज बची है, अदरवाइज अपना ये कंप्लीट हो गया, ठीक। तो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में बिगिनर बॉक्स पूरा करके लाओ, हम बिगिनर बॉक्स डिस्कस करेंगे एंड जो पैरेलल डीके को पढ़ना है वो पढ़ेंगे और सीक्वेंशियल डीके की थोड़ी सी चीजें बतानी वो करेंगे, ठीक। चलो ओके, अब इसके न्यूक्लियर फिजिक्स के आप एससीबी भी चालू कर दीजिए, न्यूक्लियर फिजिक्स की एससीबी भी चालू कर दीजिए, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स की एससीबी कर लीजिए जल्दी से। हाँ ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, टेक केयर, मिलते हैं, बाय।